माँ आइए ना अंदर। रेवा, माँ आ गई। माँ आप बैठिए ना, कहते हुए निशान ने माँ को सोफे पर बिठाया और खुद उनके बगल में बैठ गया। तभी रेवा कमरे से आई, बड़े अनमने ढंग से पाँव छूकर बोल पड़ी, माँ कैसी हैं आप? बाबूजी कैसे हैं? ठीक हूँ बहू, बाबूजी भी ठीक हैं। गेहूं की कटाई हो रही है ना, नहीं तो वो भी आते मेरे साथ। मुस्कुराते हुए सविता जी बोल पड़ी। दादी आप आ गई, कहते हुए इकलौता पोता आर्यन आकर दादी के सीने से लग गया। दादी कैसी हैं आप? आपसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। दादी जी कैसे हैं? वो क्यों नहीं आए? दादी गांव में सब कैसे हैं? जाने कितने सवाल पूछ बैठा आर्यन। सविता जी मुस्कुरा उठी। सब ठीक है लल्ला, तू कितना बड़ा हो गया, अपने पापा से भी लंबा हो गया। क्या कल मंदिर चलूंगी, तुझे लेकर तेरी नज़र उतार दूंगी, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए तुम्हें। कहते हुए पोते के माथे पर हाथ फिराया तो आंखें सजल हो गई। अपने आंचल से पोंछ मुस्कुराने लगी तो बेटे ने माँ को गोद में समेट लिया और बोल पड़ा, क्या हुआ, इतनी भावुक क्यों हो गई? कोई बात है तो कह दो। ना बेटा कुछ नहीं, कितने दिनों बाद तुम बच्चों को देखा। जब तुमने ये घर लिया तब नहीं आ पाई, तब बाबूजी बीमार हो गए। बेटा घर तो बहुत सुंदर बनवाया है, स्वर्ग जैसा। हाँ माँ जी, सुंदर बना तो पैसे भी तो कितने खर्च करने पड़े। आपकी बेटी को और तो कहीं से मदद मिली नहीं। सास की बात का जवाब देते हुए रेवा की बातों में ऐसा जहर बुझा तीर था जिसने तुरंत असर दिखाया। माँ बेटे दोनों शांत हो गए, जैसे आरोप दोनों पर लगा हो, माँ बाप को कि आप लोगों ने मदद नहीं की और बेटे पर कि तुम्हारे माँ बाप ने मदद नहीं की। दादी आइए ना, आपका कमरा दिखा दूं, आप थोड़ा आराम कर लो। पोते ने दादी और पिता के लिए माहौल को आसान करने का प्रयास किया और उनका हाथ पकड़ मेहमानों के कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी आर्यन रुक जा, दादी के लिए मैंने वो कमरा तैयार किया है। उतने बड़े कमरे में दादी क्या रहेंगी, और इस बीच कोई मेहमान आया तो हमें परेशानी होगी। जानते हो ना मामा जी आने वाले हैं, कहते हुए एक छोटी सी कमरे की तरफ इशारा किया। आर्यन ने माँ को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, माँ क्या कह रही हो आप? आर्यन कुछ कहता उससे पहले निशांत बोल पड़ा, क्या कह रही हो तुम? रेवा माँ स्टोर रूम में रहेगी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे निशांत ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्टोर कहने का स्टोर है, एक दो सामान ही तो है। स्टोर में जाकर देखो तो मैंने अच्छे से बिस्तर लगवा दिया है। ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना बिगड़ रहे हो? रेवा अभी निशांत कुछ कहता तभी आर्यन बोल पड़ा, रहने दीजिए ना पापा, ये तो अच्छी बात है, दादी स्टोर रूम में ही रहेंगी, मेरे लिए तो आसान होगा। जब मेरा घर होगा और मम्मी आएंगी तो मुझे चिंता नहीं होगी, ये भी मेरे घर की स्टोर रूम में रह लेंगी। क्यों मम्मी बताइए, आपको तो परेशानी नहीं होगी ना? आप रह लेंगी ना स्टोर रूम में? बेटे के मुंह से अपने लिए ये बात सुन रेवा के होश उड़ गए। कभी नहीं सोचा था बेटा इतनी बड़ी बात कह देगा। ऐसा लगा जैसे सामने बेटे ने आईना रख दिया जिसमें वो अपना विकृत चेहरा देख रही थी, और देख रही है उसी दर्पण में अपने कुरूप भविष्य का प्रतिबिंब जो आज के किए कर्म का ही प्रतिछाया था। वो ऐसी निढाल होकर सोफे पर बैठ गई जैसे अर्ध मूर्छा हो। क्या सही क्या गलत समझ नहीं आ रहा था। तभी सविता जी ने उसके कंधे पर अपने मुलायम हाथों को रखा। रेवा ने सिर ऊपर उठाया तो नजरें सविता जी के नजरों से मिली। उसने अपनी नजरें झुका ली, आंखों से आंसू बह निकले। शायद आंखों ने ही उनके सामने आंसुओं के रूप में माफी की अर्जी लगा दी थी। सविता जी ने आर्यन को इशारा किया। आर्यन आकर माँ के पैरों के पास बैठ गया। माँ की गोद पर
सिर रख बोल पड़ा, मम्मा सॉरी, मैंने गलत कहा, लेकिन जैसे आप मेरे लिए हो ये भी तो सोचो, पापा के लिए दादी भी उतनी अहम होगी। आप सिर्फ दादी को ही नहीं पापा को भी दुख पहुंचाया है। उनके बेटे ने ये घर बनाया है तो सबसे पहले हक तो उनका है ना माँ। माँ के चेहरे को अपने हाथों से थाम फिर बोल पड़ा, मम्मा मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप बोलो। अपने बहते आंसुओं को पोंछ रेवा बोल पड़ी, नहीं कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत थी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और निशान सबसे बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया, अब मुझे समझ आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा माँ अब चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ जो सिर्फ आपका है, मेहमानों का नहीं। कहते हुए सविता जी का हाथ पकड़ कमरे की तरफ बढ़ी। निशान चुपचाप शांत होकर आर्यन को देख रहा था। जब नजरें मिली तो आर्यन मुस्कुरा उठा। निशांत ने खींचकर उसे सीने से लगा लिया। आज बेटे ने एक बेटे को अपने माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया।